वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का 2023 का शिफ्ट 1 का जो क्वेश्चन पेपर हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसकी ऑलरेडी हम 4 वीडियोस डिस्कस कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने 62 क्वेश्चंस को डिटेल में सॉल्व कर लिया है। ये जो वीडियो रहेगी 5th वीडियो रहेगी। अगर आपने वो 4 वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप पहले चैनल पर जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा भी आपको डिफरेंट क्वेश्चन पेपर्स हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहां जाकर आप उन क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर सकते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन पेपर है, इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है कंसीडर द कॉम्पिटिटिव पोल्यूटिंग इंडस्ट्री। आपको एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में सोचना है जो पोल्यूशन फैला रही है, और उस इंडस्ट्री में ऐसा प्रोडक्ट बनता है जो पोल्यूशन के लिए जिम्मेदार है। और ये बोला गया है वहाँ पर क्या है, आइडेंटिकल फर्म है। उस इंडस्ट्री में जितनी भी फर्म्स है वो सारी एक जैसी हैं, उनकी फ्री एंट्री है। और क्या बोला गया है कि अगर रेगुलेटर सेट कर देता है एमिशन कैप फॉर ईच फर्म के लिए और इक्वल टू सोशल ऑप्टिमम लॉन्ग रन लेवल, कि अब रेगुलेटर आता है। रेगुलेटर कौन होता है? जिसका काम ये देखना होता है कि जो इंडस्ट्रीज में जो पोल्यूशन फैल रहा है प्रोडक्शन की वजह से, उसकी एक लिमिट होती है, उस कैप को डिसाइड कर देता है रेगुलेटर। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि रेगुलेटर के द्वारा पोल्यूशन की मैक्सिमम कैप डिसाइड कर देने से सोशल ऑप्टिमम लेवल पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा या इंडस्ट्री पर इसका क्या इम्पैक्ट रहेगा। आपको क्वेश्चन में एक चीज़ समझनी होगी, सोशल ऑप्टिमम लेवल वो लेवल होता है, संतुलन का वो पॉइंट होता है जब क्या होता है, एक उत्पादक अपना कीमत का और उत्पादन का डिसीजन जो है, इन्वायरमेंट में जो पोल्यूशन होता है उसकी कॉस्ट को ध्यान में रखते हुए डिसाइड करता है कि उसके प्रोडक्ट का प्राइस क्या रहेगा, उसे कितना आउटपुट बनाना है। मतलब कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए भी बेनिफिट होना चाहिए, वो पॉइंट सोशल ऑप्टिमम लेवल कहलाएगा। अब आप देखिए कि रेगुलेटर ने पॉलिसी सेट कर दी, अब उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। फर्स्ट है इंडस्ट्री साइज विल बी लार्जर देन सोशल ऑप्टिमम लेवल, कि इंडस्ट्री का साइज हमेशा ज़्यादा रहेगा सोशल ऑप्टिमम लेवल से। ये बात सही है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में क्या है, नंबर ऑफ फर्म्स कितनी भी आ सकती हैं, तो हमेशा इंडस्ट्री का साइज जो है वो ग्रेटर रहेगा सोशल ऑप्टिमम लेवल से। तो यहाँ पर आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें, आउटपुट प्रोड्यूस बाय ईच फर्म विल बी लेस देन सोशल ऑप्टिमम लेवल, कि अब जो फर्म है उसको जो आउटपुट बनाना है वो अपना आउटपुट हमेशा कम रखेगी। किससे कम रखेगी? सोशल ऑप्टिमम लेवल से कम रखेगी। ये बात भी सही है, क्योंकि अब जो है रेगुलेटर ने डिसाइड कर दिया ना कि कितना पोल्यूशन जो है आप फैला सकते हो, उसकी एक लिमिट है। और आपको प्राइस और आउटपुट का डिसीजन में पोल्यूशन की जो कॉस्ट है उसको भी ध्यान रखना होगा। पहले क्या हो रहा था, आप देखिए, आपने एक्सटर्नैलिटी के डायग्राम भी देखे हैं कि यहाँ पर डिमांड होता है, यहाँ पर सप्लाई होती है, दोनों एक दूसरे के संतुलन में होते हैं, तो ये प्राइस और ये आउटपुट का डिसीजन ले लिया जाता है। लेकिन क्या होता है, अब रेगुलेटर ने कहा है कि आपको जो पोल्यूशन की वजह से कॉस्ट आ रही है लोगों को, उसको कंसिडर करना है। तो इससे क्या होता है, फर्म की जो मार्जिनल सोशल कॉस्ट होती है वो बढ़ जाती है। तो ऐसे में अब उसका आउटपुट डिसीजन क्या ना रहा कर उसमें चेंज हो जाता है। अब उसके आउटपुट डिसीजन में और प्राइस में चेंज हो जाता है। अब वो अपने आप ही कहीं ना कहीं आउटपुट को कम रखती है सोशल ऑप्टिमम लेवल से। तो इसलिए सेकंड पॉइंट भी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, इंडस्ट्रियल साइज विल बी स्मॉलर देन सोशल ऑप्टिमम लेवल, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने बात की कि इंडस्ट्री का साइज सोशल ऑप्टिमम लेवल से ज़्यादा ही रहेगा। अगला पॉइंट देखिए, आउटपुट प्रोड्यूस बाय ईच फर्म विल बी लार्जर देन सोशल ऑप्टिमम लेवल, कि हर एक फर्म ने जो आउटपुट प्रोड्यूस किया है वो हमेशा आपका लार्जर रहेगा सोशल ऑप्टिमम लेवल से नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोडक्शन हो रहा है वो ऐसे प्रोडक्ट का हो रहा है जिसकी वजह से पोल्यूशन फैल रहा है। तो हमेशा ऐसी सिचुएशन में फर्म की मार्जिनल कॉस्ट बढ़ेगी, और उसकी मार्जिनल कॉस्ट बढ़ती है तो उसे अपना आउटपुट लेवल कम ही रखना पड़ता है। तो यहाँ पर ये रॉन्ग हो जाएगा। अगला देखिए, टोटल आउटपुट एंड टोटल पोल्यूशन आपका हमेशा सोशल ऑप्टिमम लेवल से ज़्यादा होगा, क्योंकि आउटपुट जैसे जैसे बढ़ रहा है
आपकी इंडस्ट्री ऐसी है जो पोल्यूशन को फैला रही है, आउटपुट और पोल्यूशन आपका हमेशा ज़्यादा रहेगा सोशल ऑप्टिमम लेवल से। ये बात भी यहाँ पर बोली गई बिल्कुल सही है। तो आपने देखा आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है एंड ई भी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेंबर ऑफ सार्क कंट्री। इनमें से कौन जो है सार्क कंट्री का मेंबर है। अगर हम बात करें सार्क जो ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी जो फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, ठीक है। तो ये जो है 1985 में बनी थी। इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, ये सब जो है इसके मेंबर है। चाइना इसका मेंबर नहीं है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द क्रेडिट साइड ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट। इनमें से कौन सी आइटम्स क्रेडिट साइड आएंगी और कौन सी क्रेडिट साइड आइटम्स हैं। क्रेडिट साइड आइटम्स वो आइटम्स होती हैं जब क्या होता है पैसा हमारे पास आता है, ठीक है। डेबिट में आपको जब पेमेंट करते हो तो सारी आइटम्स डेबिट साइड जाएंगी। फर्स्ट देखिए यूनिलैटरल ट्रांसफर रिसीव हुए हैं, आपको एक पक्षीय प्राप्तियां प्राप्त हुई है। जैसे इंडिया को अगर यूएसए से मान लो गिफ्ट्स मिलते हैं तो वो क्या है आपकी एक पक्षीय प्राप्तियां हैं। तो उसमें क्या है आपके पास पैसा आया है तो वो कहाँ जाएगा, वो क्रेडिट साइड जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट होगा। सेकंड देखिए कैपिटल ट्रांसफर, आपको पैसा जो है मिला है कैपिटल के रूप में, चाहे आपने लोन लिया हो या किसी भी तरीके से, तो पैसा आपके पास आया है तो वो कहाँ जाएगा, वो भी क्रेडिट साइड जाएगा। अगला देखिए इनकम पेमेंट, आपने इंपोर्ट किया है, इंपोर्ट की आपने पेमेंट की है तो वो डेबिट साइड जाएगा, ये क्रेडिट एंट्री नहीं है। अगला देखिए एक्सपोर्ट किया आपने, जो भी आपकी फैक्टर सर्विसेज थी आपने उनका क्या किया है एक्सपोर्ट किया है, और जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपके पास पैसा आता है तो ये आपका क्रेडिट साइड आएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर इंपोर्ट आ गया, इंपोर्ट फिर आपका डेबिट साइड जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी, ए बी डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप ऑप्शन नंबर 4 के साथ जो है जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, अगले क्वेश्चन में बोला गया है एक्स्ट्रा रिस्क दैट एन इन्वेस्टर मस्ट इनकर टू एंजॉय हाई एक्सपेक्टेड रिटर्न, कि एक इन्वेस्टर है वो एक्स्ट्रा रिस्क ले रहा है क्योंकि उसको हायर एक्सपेक्टेड है रिटर्न्स, कि फ्यूचर में उसे पैसा ज़्यादा मिलेगा, इसलिए वो क्या कर रहा है अभी एक्स्ट्रा रिस्क लेने के लिए तैयार है। तो इसका मतलब उसको जो मिलेगा वो क्या कहलाएगा, उसका प्राइस ऑफ रिस्क, कि जो प्राइस जो रिस्क वो उठा रहा है उसका कल को उसको क्या मिलेगा, एक प्राइस मिलेगा। तो ये क्या कहलाता है कि जब एक इन्वेस्टर रिस्क उठाता है ज़्यादा क्योंकि उसको एक्सपेक्टेड रिटर्न ज़्यादा चाहिए, तो ये कहलाएगा आपका प्राइस ऑफ रिस्क। तो ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे। फिर अगला देखिए टेंडेंसी ऑफ एन इंडिविजुअल टू वैल्यू एन आइटम मोर देन दे ओन इट एंड व्हेन दे डू नॉट ओन इट। यहाँ पर बोला गया है कि एक व्यक्ति की टेंडेंसी है कि जो आइटम उसकी खुद के पास होती है उसका प्राइस वो ज़्यादा रखता है और दूसरे की गुड्स का प्राइस वो कम रखता है। इस बात को हम क्या बोलेंगे, क्या होता है आप इस बात को एग्जाम्पल से समझिए। जैसे आपके पास अपना मोबाइल फ़ोन है, आप उसको सेल करने जाते हैं तो सभी की एक हैबिट होती है कि जितने का वो होता है वो उसका प्राइस उससे ज़्यादा बताते हैं। मान लो आपका सेल फ़ोन है, जब आप बेचने गए वो 5,000 का है, आप मार्केट में जाकर बोलते हो कि हम इसको 7,000 में बेचेंगे, ठीक है। आप हमेशा क्या करते हो, जो आपके पास खुद की गुड्स होती है उसका प्राइस ज़्यादा रखोगे क्योंकि हम उस गुड्स के साथ कनेक्टेड होते हैं इमोशनली और हमें अपनी गुड्स का प्राइस ज़्यादा लगता है। अगर यही फ़ोन आपको मार्केट से परचेज़ करना पड़ता है तो आप ये कहोगे कि हम ना इसके लिए 4,000 रुपये देने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पर आपने क्या समझा, अपनी गुड्स का प्राइस हमने ज़्यादा रखा और दूसरे की गुड्स का प्राइस हम कम रखते हैं। ये जो टेंडेंसी होती है इस टेंडेंसी को एंडोनमेंट इफेक्ट बोला जाता है। तो आप ऑप्शन नंबर 4 के साथ आप जाओगे। अगला देखिए प्रोवाइड एन अनसर्टेन फ्लो ऑफ मनी और सर्विसेज टू इट्स ओनर। अगर आपका एक अनसर्टेन मनी, अनसर्टेन मतलब अनसर्टेन मनी कम मिलेगी जब एक अनिश्चित आय आपको मिलती है। अनिश्चित आय आपको हमेशा आपको रिस्की एसेट्स में ही मिलती है, वहाँ पर आपको लॉस होगा तो आपको बहुत कम पैसा मिलेगा, अगर वहाँ पर प्रॉफिट हो जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अब अगला देखिए व्हेन वन पार्टी हुज एक्शन आर अनऑब्जर्वेबल अफेक्ट द पेमेंट एसोसिएटेड विद एन इवेंट।
यहाँ पर है कि एक पार्टी के एक्शंस को आप सही तरह से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ऐसा केस मोरल हजार्ड में होता है। मोरल हजार्ड में क्या होता है, पोल्यूशन करने वाले को पोल्यूटर जो रेगुलेटर होता है उसके हर एक एक्शन को सही तरह से ऑब्जर्व नहीं कर पाता, तभी तो वहाँ पर मोरल हजार्ड होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपको मैच करना है। अब आप क्या करना है, इनको मैच कर लेना। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में बोला गया है AW फिलिप्स जो है ये आपका ट्रेड ऑफ बिटवीन वेज एंड एम्प्लॉयमेंट होएगा। फिनले शिराज जो है उन्होंने टैक्स की जो कैपेसिटी है वो दिया था। मोदी गिलियानी ने क्या दिया था, लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस का कॉन्सेप्ट जो है एंडो मोदी गिलियानी ने दिया था। पीगू ने क्या दिया था, पीगू ने जो है मनी इल्यूजन का जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था। तो यहाँ पर एंडो मोदी गिलियानी लाइफ साइकिल, पीगू ने क्या दिया था, मनी इल्यूजन का कॉन्सेप्ट दिया था। आप इनको क्या कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में देखिए आपको क्या दिया है, यहाँ पर भी आपको क्या करना है, मैच द फॉलोइंग का ही क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है सेंसर्ड रिग्रेशन मॉडल, जिसको हम लिमिटेड डिपेंडेंट वेरिएबल मॉडल भी बोलते हैं, कि इस रिग्रेशन मॉडल में जो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। तो ये मॉडल जो है किसने दिया था, आपको मैच करना है। नोमिट मॉडल, डिस्ट्रीब्यूटेड लैग मॉडल, पार्शियल एडजस्टमेंट मॉडल। अब हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में मैच करना है। नोमिट मॉडल जो है वो चला जाएगा आपका प्रोबिट मॉडल के साथ। डिस्ट्रीब्यूटेड लैग मॉडल जो है LM जो कोइक है उन्होंने दिया था। एंड क्रॉस रिग्रेशन मॉडल की अगर हम बात करें, क्रॉस रिग्रेशन मॉडल जो है वो आपका टोबिट मॉडल के साथ चला जाएगा। और उसके बाद आपका जो फोर्थ बचता है पार्शियल एडजस्टमेंट मॉडल। पार्शियल एडजस्टमेंट मॉडल आपका मार्क नरलोव ने दिया था। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर मैच द फॉलोइंग कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन जो है UGC नेट भी डिफरेंट तरीके से इसको पूछ लेता है। यहाँ पर आपसे बोला है 2 वेरिएबल रिग्रेशन मॉडल है, आपको इलास्टिसिटी फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, इन 4 इक्वेशंस में किस तरह से इलास्टिसिटी को फाइंड आउट करते हैं उसको देखते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाता है बार बार। अब देखिए इलास्टिसिटी का आपको सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है dy/dx x/y। आपने देखा है ये वाला फॉर्मूला आपने इलास्टिसिटी का होता है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन को लिखा। फर्स्ट इक्वेशन है हमारी β1 + β2 x है। तो हमने क्या किया, dy/dx किया, मतलब x के रिस्पेक्ट में हम इसका डेरिवेटिव कर देंगे। जब हम इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं तो β2 आ जाता है। x/y आप एज इट इज छोड़ सकते हैं यहाँ पर। अब हम यहाँ इलास्टिसिटी के फॉर्मूले में इसको पुट कर देते हैं। dy/dx आपका कितना निकला है, β2 निकला है, वो हमने पुट कर दिया। और उसके बाद x/y एज इट इज रहेगा। तो आपने देखा जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है उसकी आपकी जो इलास्टिसिटी निकली है वो क्या निकली है, β2 x/y निकली है। अब आप देखिए β2 x/y कहाँ है, β2 x/y आपके पास ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। तो आपको पता भी तो होना चाहिए ना, आप मैच तो कर सकते हो ऐसे UGC नेट का आंसर, तो आपको पता होना चाहिए कि इलास्टिसिटी को हमने कैसे फाइंड आउट किया। तो ऑप्शन नंबर 1 का जो आपका आंसर होगा 3 के साथ क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। ऐसे ही हम 3rd, 2nd जो इक्वेशंस हैं इनको भी देख लेते हैं। अगला देखिए आपके पास क्या है, log y दे रखा है, यहाँ पर β1 + β2 x दे रखा है। तो आपने क्या करना है, पहले log, अब dy/dx करेंगे हम, तो log y को क्या लिखेंगे, 1/y लिखेंगे और dy/dx करेंगे। और यहाँ पर आप जब x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हो तो आपका β2 आएगा। अभी देखिए आपके पास dy/dx की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो हमने क्या किया, dy/dx को इधर ले गए, तो ये 1/y जो यहाँ डिवाइड में था वहाँ जाकर किस में चला गया, मल्टीप्लाई में चला गया। तो आपके पास dy/dx की जो वैल्यू निकल कर आई वो क्या आई, β2y आई। उसी तरह फिर आपके पास यही इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है, तो यहाँ पर फिर वही आपके पास x और y नहीं है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। उसके बाद इस फॉर्मूले में अपने वैल्यू को पुट कर दिया। dy/dx की वैल्यू आपकी क्या निकली थी, अभी β2y निकली थी, वो हमने यहाँ पुट कर दी और अपॉन x/y कर दी। y के साथ क्या हो गया, y कट गया। तो आपकी जो इलास्टिसिटी की वैल्यू निकल कर आई वो क्या आई, β2x जो है आपकी वैल्यू निकल कर आई। अब सेकंड इक्वेशन में देखिए β2x आपको कहाँ गिवन है, β2x आपके पास ऑप्शन नंबर 1 में जो है वो गिवन है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे,
थर्ड वाले की इलास्टिसिटी को जो है निकाल लेंगे तो यहाँ पर भी आपका जो है, अब आप देखिए आपका क्या से निकलेगा, यहाँ पर भी आपका बीटा 2y जो है आपका क्या हो जाएगा, बीटा 2 सॉरी यहाँ पर बीटा 2/y हो जाएगा, मल्टीप्लाई में नहीं जाएगा, y रहेगा, आपका इलास्टिसिटी निकलेगी। फोर्थ इक्वेशन देखिए आप, फोर्थ इक्वेशन को मैं बता देती हूँ। यहाँ पर फोर्थ इक्वेशन में log y है, बीटा 1 प्लस बीटा 2 log x है, दोनों तरफ log है। तो पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आपको इसका डेरिवेशन करना पड़ेगा। log y का क्या हो जाएगा, 1/y हो जाता है और इंटू dy/dx हो जाएगा। और यहाँ पर आपको किसका करना है, x का करना है, तो बीटा 2 रहेगा, log x का 1/x हो जाता है। तो यहाँ पर आपका क्या आया, बीटा 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बीटा 2 ही रहेगा, अपॉन में x है तो यहाँ भी x रहेगा। उसके बाद आपका dy/dx की आपको वैल्यू निकालनी है, तो आपने dy/dx को इधर किया, 1/y यहाँ डिवाइड में था तो ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो ये इस वाली इक्वेशन के साथ आपने क्या किया, y/1 कर दिया, y/1। तो इसका मतलब आपका dy/dx की जो वैल्यू निकल कर आई वो क्या आई, बीटा 2y, क्योंकि ऊपर चला गया मल्टीप्लाई में, अपॉन x। तो आपकी dy/dx की वैल्यू तो हो गई बीटा 2y अपॉन x वैल्यू हो गई। और उसके बाद देखिए यहाँ पर dy/dx के प्लेस पर क्या पुट किया हमने, बीटा 2y अपॉन x, और यहाँ x इंटू वाई तो आपका एज इट इज़ रहा, यहाँ पर x रहा आपका, यहाँ आपका y रहा, तो y के साथ आपका y कट गया, x के साथ आपका x कट गया। आपकी जो इलास्टिसिटी की वैल्यू निकल कर आई वो क्या आई, इलास्टिसिटी की जो वैल्यू आपकी निकल कर आई वो आपकी बीटा 2 रही। आप देखिए ऑप्शन नंबर 4 में जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन है लोग वाला, उसकी जो आपकी वैल्यू निकल कर आई वो क्या आई, बीटा 2 आई। इसी तरीके से आप इन सब की वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं और ये क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है। मुझे लगता है कि आपको चारों ही पॉइंट्स में इलास्टिसिटी जो है 2 रिग्रेशन मॉडल में कैसे निकालते हैं समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आपको गेट्स में जो मोड हुए थे जब WTO बना था, उससे पहले वो था क्या था, गेट्स था जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड ऑन सर्विसेज। तो उसमें ना डिफरेंट मोड्स थे, तो उसमें उन मोड्स में क्या होता था, अब आपको क्या करना है, उनके साथ मैच करना है। अगर हम बात करें मोड 1 की, मोड 1 की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता था, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट होती थी। मोड 1 में क्या होता था, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट होती थी कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो भी सर्विसेज का एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है, क्रॉस बॉर्डर में जो मूवमेंट होती है उसका जो संबंध था, उसके बारे में जो भी चीज़ें बोली गई थी वो गेट के मोड 1 में बोली गई थी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट के साथ मैच हो जाएगा। अगर हम बात करें गेट 2 में, मोड 2 में, गेट के मोड 2 में क्या था, जो कंजप्शन था, कंजप्शन जो अब्रोड में जो मतलब बाहर के लोग, जैसे इंडिया का एग्जांपल मैं लगाऊं, इंडिया की सर्विसेज को बाहर के जो USA के जो लोग हैं जो भी सर्विसेज को क्या कर रहे हैं, कंजप्शन कर रहे हैं, उनका जो है उनके बारे में जो भी सर्विसेज दी गई थी, जैसे डॉक्टर की सर्विसेज, कंसल्टेंट्स की सर्विसेज, वो मोड 2 में बात की गई थी। तो गेट मोड 2 में कंजप्शन अब्रोड सर्विसेज के बारे में बोला गया था। एंड मोड 3 में क्या था कि जो कमर्शियल प्रेजेंस होती है, जो भी आप सर्विसेज बनाते हो उसका कमर्शियली क्या प्रेजेंस है, कैसे आप उसका इंपोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट कर रहे हो, कमर्शियली उसका यूज़ करना है आपको। तो गेट के मोड 3 में कमर्शियल प्रेजेंस की बात हुई थी। अगर मोड 4 की बात करें तो गेट के मोड 4 में टेम्परेरी मूवमेंट जो है, नेचुरल पर्सन जो है, जो टेम्परेरी क्या होता है, मूवमेंट करते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, या उनकी जो सर्विसेज है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो मूवमेंट होती है, तो टेम्परेरी मूवमेंट जो है मोड 4 में चला जाएगा। तो आई होप सो आप नीचे से क्या करना, इन क्वेश्चंस को मैच कर लेना। मोड 1 क्रॉस बॉर्डर, मोड 2 आपका कंजप्शन अब्रोड, मोड 3 कमर्शियल प्रेजेंस एंड मोड 4 टेम्परेरी मूवमेंट। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपको बोला गया है, फिर आपका मैच द फॉलोइंग का आया है। फंक्शनल फाइनेंस जो है केंज एंड लर्नर ने दिया है। डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट की बात करें तो वाइसमैन एंड पीकॉक हाइपोथेसिस में बात की जाती है। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग स्टेटिक एक्टिविटी, वैगनर ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था। एसोसिएटेड स्टेबलाइजेशन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ स्टेट, ये किन्होंने दिया था, ये वाला जो है आपका मस्ग्रीव ने दिया था। अब आप इनको नीचे से मैच कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपसे स्टैब्लिशमेंट ईयर जो है वो पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 72 में बोला गया है स्टैब्लिशमेंट
स्टैब्लिशमेंट आपसे ईयर पूछा गया है, क्लियरिंग हाउस ऑफ द सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन ऑफ BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो था उसके जो स्टैब्लिशमेंट में जो सेटलमेंट होती थी वो जो है क्लियरिंग हाउस की जो सेटलमेंट है वो ट्रांजेक्शन जो है किस ईयर में स्टार्ट की गई। तो ये ट्रांजेक्शन जो है स्टार्ट की गई थी 1921। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ क्लियरिंग हाउस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की जो सर्विस है 1921। अगर हम बात करें सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट इन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वैसे तो ये 1993 में हुआ था, लेकिन आप देखिए 1993 यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में गिवन नहीं है, तो हम जाएंगे सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट इन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1994 के साथ चले जाएंगे। अगला देखिए स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग जो है, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग जो है 1997 जो कमर्शियल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में होती थी 1997 के साथ जाएंगे। उसके बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लॉन्च द फर्स्ट स्टॉक इंडेक्स, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था उन्होंने अपना पहला स्टॉक इंडेक्स जो है लॉन्च किया था, उसमें 30 स्क्रिप्ट थी, वो जो है 1986 में जो है लॉन्च किया था। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, उनको मैच कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन भी आपको मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। फर्स्ट है SCP अप्रोच। SCP अप्रोच होती है स्ट्रक्चरल कंडक्ट परफॉर्मेंस। इसमें क्या होता है, जो मार्केट की परफॉर्मेंस को क्या किया जाता है, इंडस्ट्री द्वारा मेज़र किया जाता है, चेक किया जाता है, तो उसमें जो अप्रोच यूज़ की जाती है मार्केट को एनालाइज करने के लिए, मार्केट को चेक करने के लिए, उसमें हम यूज़ करते हैं स्ट्रक्चरल कंडक्ट परफॉर्मेंस का जो है हम यूज़ करते हैं। तो अब ये जो है हमें इनको जो है मैच करना है, ये जो है न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स द्वारा दी गया एक कॉन्सेप्ट था। अगला देखिए ट्रांजैक्शन कॉस्ट थ्योरी, ये जो है जेम्स विलियमसन ने दी थी। जेम्स विलियमसन ने इस थ्योरी में ये कहा था कि जो हम एफिशिएंसी होती है ना, इकोनॉमिक एफिशिएंसी, उसको हम अचीव कर सकते हैं किस तरीके से, मिनिमाइज कर मिनिमाइज क्या करना है आपको, कॉस्ट ऑफ एक्सचेंज करने की जो कॉस्ट आती है ना उसको मिनिमाइज कीजिए, आप एफिशिएंसी को अचीव कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट विलियमसन ने दिया था। अगर हम बात करें पब्लिक चॉइस थ्योरी, ये पब्लिक इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है जिसे जेम्स बुचानन ने दिया था। इंडस्ट्रियल कनेक्शन जो है वो कैसे हैं, इसके लिए HH इंडेक्स, जिसको हम किस नेम से जानते हैं, HH, ये इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर उनके पास कितनी पावर है मार्केट में, फर्म्स के पास, उसको चेक करने के लिए हम HH इंडेक्स का जो है यूज़ करते हैं। तो इंडस्ट्रियल कनेक्शन के साथ HH इंडेक्स चला जाएगा। इसके बाद आप इसको क्या कर सकते हैं, जब आप मैच करोगे तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन तो आपका सिंपली क्वेश्चन में सिर्फ आपसे क्या पूछा है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो कि आपकी पता है क्लाइमेट चेंज को लेकर जो कॉन्फ्रेंस होती है यूनाइटेड नेशंस के बीच में, उनके बारे में पूछा है कि जो COP15 है वो कब हुई, COP21 जो है आपकी वो कब हुई, एंड आपसे पूछा है COP13 की बात करें तो COP13 आपकी कब हुई, एंड COP27 की बात करें तो वो आपसे कब हुई। को अगर हम बात करें तो COP15 जो है वो हमारी हुई थी डेनमार्क के अंदर, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ चले जाएंगे। एंड COP21 पेरिस में हुई थी फ्रांस के अंदर, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 के साथ चले जाएंगे। एंड COP13 की बात करें तो ये हुई थी बाली इंडोनेशिया के अंदर, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ हम चले जाएंगे। COP27 जो है अगर हम बचे, COP27 जो है शर्म अल शेख इजिप्ट के अंदर ये हुई थी, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ आप चले जाओगे। ये तो सिंपल आपसे एनवायरनमेंट का जो है क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपको फिर जो है मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन में फिर आपसे पूछा गया है कि आपको क्या करना है, लिस्ट फर्स्ट को सेकंड के साथ मैच करना है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आया हुआ है पोर्ट्स, जो इंडिया में डिफरेंट पोर्ट्स बने हुए हैं अलग अलग स्टेट्स में, उन पोर्ट्स के बारे में मैच करना है। अगर हम बात करें सेंटा क्रूज, ये जो पोर्ट है ये जो है बम्बई में बना हुआ है, महाराष्ट्र जो है इसका साथ चला जाएगा। कैंडला जो है ये, इसको हम दीनदयाल पोर्ट के नाम से भी जानते हैं, ये कहाँ मिलेगा आपको, गुजरात के अंदर मिलेगा। एंड फाल्टा जो है ये जो वेस्ट बंगाल के अंदर ये पोर्ट है, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ चले जाएंगे। अगर हम बात करें विशाखापट्टनम की, ये विशाखापट्टनम जो है पोर्ट है ये जो है आंध्र प्रदेश के अंदर है, तो यहाँ पर आप आंध्र प्रदेश के साथ चले जाओगे।
तो यहाँ पर आपका मैच द फॉलोइंग का जो आंसर आएगा फर्स्ट का फोर्थ आएगा, तो आप ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ जो है वो जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है जो जीवीए का शेयर होता है, परसेंटेज शेयर ऑफ नॉमिनल जीवीए 2019-20, ग्रोस वैल्यू एडेड का जो जीवीए का जो शेयर है आपसे क्या पूछा गया है, वो शेयर आपसे पूछा गया है और आपको जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि पहले आपको सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस तरह से आपको क्या करना है, अरेंज करना है। अगर हम बात करें जीवीए की अप्रोक्स डाटा अगर आपको मैं बताऊं, तो एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में जो परसेंटेज है वो है 16.38% के आसपास, 2019 का डाटा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अगर हम बात करें तो उनका जो शेयर रहेगा 16.92%। कंस्ट्रक्शन का जो शेयर है वो है 7.6%। उसके बाद फाइनेंस, रियल एंड प्रोफेशनल जितनी भी सर्विसेज हैं उनका जो शेयर था जीवीए में वो कितना था, 23.7% के आसपास। माइनिंग एंड क्वायरिंग का सबसे कम रहता है, 2.35 के आसपास रहता है। अब आपको क्वेश्चन में बोला है आपको जो है इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले आपका जाएगा ये फाइनेंस वाला जो है, फाइनेंस, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विसेज, तो आप डी के साथ जाओगे, फर्स्ट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। उसके बाद आपका जो सेकंड ऑप्शन होगा वो मैन्युफैक्चरिंग होगा, क्योंकि इसका शेयर 16.92 है, तो 16.92 डी के बाद आप बी के साथ जाओगे, फिर आपका बी हो गया, फिर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, फिर आपका ए हो गया, उसके बाद आपका कंस्ट्रक्शन है, फिर आप कंस्ट्रक्शन के साथ जाओगे एंड माइनिंग एंड क्वायरिंग आपका लास्ट में आएगा। तो डी बी ए सी ई, डी बी ए सी ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आज जो है हमने 76 क्वेश्चन तक डिटेल में सॉल्व कर लिया है। आई होप सो आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना। बाकी हमारे 12 क्वेश्चंस रह गए हैं, क्योंकि 90 क्वेश्चन तक ही क्वेश्चंस हैं, उसके बाद 90 से लेके 100 तक 10 क्वेश्चन तो आपके पैसेज के हैं, वो तो हर कोई सोल्व कर लेता है, तो उनको तो हम डिस्कस नहीं करेंगे। बस 10 क्वेश्चन रहते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। आई होप सो आपको हर क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना।